हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्किट एनालिसिस की कुछ बेसिक टेक्निक। सर्किट एनालिसिस देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम बहुत सी चीज़ें जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्किट में अलग अलग लोकेशंस पर करंट कितना कितना है ये जानने में हम इंटरेस्टेड रहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सभी इंफॉर्मेशन गैदर करने के जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सर्किट एनालिसिस। तो इसमें मोटे तौर पर लगभग अब देखें तो 3-4 टेक्निक्स होती हैं जो टिपिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज करते हैं। मैं सभी को कवर नहीं करूंगा, वो एसेंशियल नहीं है आपके एग्जाम्स के हिसाब से, बट आई विल बी कवरिंग 3 ऑफ देम। सो 3 अलग अलग टेक्निक्स हैं, उनमें से शायद 2 हम इस वीडियो में कवर कर पाए। तीसरी टेक्निक के लिए हम एक और वीडियो करेंगे। तो ये क्या क्या टेक्निक्स हैं ये देखने वाले हैं। पहले हम एक सिंगल लूप सर्किट देखेंगे। सिंगल लूप सर्किट क्या है? ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक ही लूप हो। नाउ दीज आर इजी वंस। तो सिंगल लूप सर्किट्स काफी आसान होते हैं और इन सिंगल लूप सर्किट्स में हम काफी आसानी से कैलकुलेशंस कर पाते हैं। तो पहले हम सिंगल लूप सर्किट देखेंगे और फिर हम मल्टी लूप सर्किट्स को स्टडी करेंगे। तो सीधे सीधे स्टार्ट कर देते हैं सिंगल लूप सर्किट वाले एक प्रॉब्लम से। तो देखिए व्हाट्स ए सिंगल लूप सर्किट एंड हाउ वी सॉल्व द सिंगल लूप सर्किट प्रॉब्लम। तो देखो एक सिंगल लूप सर्किट मैं बनाता हूं सिंपल सा। ये एक सिंगल लूप सर्किट इधर मैं बना रहा हूं। We're taking up a single loop circuit. Okay? तो देखिए ये 1 ओम की रेजिस्टेंस, ये बैटरी है। इस बैटरी का EMF जो है ये है 12 वोल्ट। वो की रेजिस्टेंस, फिर इधर हमारे पास एक और बैटरी है, इधर EMF 2 ओम है। ये बैटरी है 6 वोल्ट की और इधर 1 ओम की रेजिस्टेंस और 1। तो ये जो सिंपल सा सर्किट आप लोग देख रहे हो, इस सिंपल से सर्किट को हम कहते हैं ए सिंगल लूप सर्किट। तो इस सर्किट को एनालाइज करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कितना करंट होता है और क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग पॉइंट्स के बीच में आ जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं A, B, C, D। करेक्ट? तो A, B, C, D ये इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए हैं। इस सर्किट में सबसे पहले तो हम इंटरेस्टेड हैं करंट फाइंड करने में। तो करंट का ऐसे है कि आप करंट कोई भी डायरेक्शन में अस्यूम कर लो। अब सर्किट एक ही लूप का है तो हर जगह करंट सेम रहने वाला है। ये तो है नहीं कि अलग अलग जगह पर अलग करंट आ जाएगा। तो करंट जो है I ये थ्रू आउट सेम होगा। You will get the same amount of current everywhere. सब जगह सेम करंट रहेगा I। तो इस I के लिए हमने अब सॉल्व करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई अननोन क्वांटिटी हमारे पास होती है उसके लिए सॉल्व करना अगर होता है तो हम एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, राइट? तो इसके लिए हम एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। क्या इक्वेशन हमें क्रिएट करनी है? देखो इक्वेशन जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो होती है लूप इक्वेशन या कर्शॉफ्स वोल्टेज लॉ या कर्शॉफ्स लूप रूल वाली इक्वेशन।
तो इस लूप में चलेंगे और रास्ते के सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम हम कैलकुलेट करेंगे और फिर इक्वेशन को i के लिए सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के बाद अगर i की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो आपके अस्यूम की हुई डायरेक्शन सही है, और अगर नेगेटिव आ जाती है तो मैग्नीट्यूड तो सही आया ही है, केवल डायरेक्शन जो है वो अस्यूम्ड डायरेक्शन से ऑपोजिट ले लोगे, राइट? आई मीन लेट मी मेक दिस क्लियर वंस अगेन। अगर आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट अस्यूम किया है और सॉल्व कर लेने पर आंसर पॉजिटिव आता है तो मैग्नीट्यूड तो सही आया ही है, आपकी जो अस्यूम की हुई डायरेक्शन थी वो भी सही है। पर अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड तो अब भी सही आया है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अस्यूम की हुई डायरेक्शन से एग्जैक्टली ऑपोजिट है। सो कोई बहुत टेढ़ी बात नहीं है ये। नेगेटिव आंसर आने का मतलब केवल ये है कि डायरेक्शन जो है अस्यूम की हुई डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट है। अब ये हमने ऐसे करंट आई अस्यूम किया है। लूप इक्वेशन हम लिखने वाले हैं। देखिए लूप इक्वेशन कैसे आ जाती है। लेट्स हैव अ गुड लुक एट द लूप इक्वेशन दैट वी गेट। तो लूप इक्वेशन हम ए से स्टार्ट करते हैं और करंट तो थ्रू आउट देख ही रहे हो आई आ रहा है, तो ए से चलते हैं। ए से बी की तरफ अगर मैं आता हूं तो देखो करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं, ये हर ब्रांच में आई की डायरेक्शन में इंडिकेट कर दे रहा हूं। ये आई चल रहा है। अब ए से बी की तरफ आ रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, और जब आप करंट की डायरेक्शन में चलते हो तो पोटेंशियल का क्या आता है, ड्रॉप आता है। ड्रॉप को हम लेंगे नेगेटिव। कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया, करंट है आई और रेजिस्टेंस है 1, सो माइनस आई इंटू 1, ये आ गया। फिर आप इधर आओ, यहां कितना पोटेंशियल का चेंज आया, +12। फिर इधर माइनस 1i, करेक्ट। फिर अब करंट की डायरेक्शन में हमेशा ड्रॉप आता है रेजिस्टर में, यहां -2i। आप D पे पहुंच गए हो, D से आगे चलो, यहां -2i फिर से, और इधर -6। देखो ये बैटरी जो है इसमें आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आए हो, हाई पोटेंशियल टू लो। हाई टू लो आ रहे हो तो पोटेंशियल का क्या हुआ है, पोटेंशियल का हुआ है ड्रॉप। और ये सब करने के बाद आप वापस ए पर आ गए हो, तो इन सब का जो सम है ये आना चाहिए 0, राइट। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। हैव अनदर लुक, ये इक्वेशन हमने बना ली है। तो इसमें क्या है, 12 माइनस 6 है, तो ये हो गया 6 माइनस एक आई, एक और आई, 2i हो गए, 4i, 6i, तो -6i, ये आ गया है। और ये किसके इक्वल है, 0। इसको अगर i के लिए सॉल्व करते हो, i कितना मिल गया आपको, i आपको मिल गया इक्वल टू 1 एम्पेयर। ये करंट I मिल गया है, राइट। अब देखो इसका एक क्विक प्रोसेस है जो मेंटल प्रोसेस है, बेसिकली है तो एसेंशियली यही काम, कोई नया नहीं है, एसेंशियली तो यही काम है। तो एसेंशियली इट इज द सेम टास्क दैट वी हैव डन देयर। अब यहां देखो, आप I करंट ऐसे अस्यूम कर चुके हो, राइट। तो सर्किट में ऐसे घूम जाओ, और सर्किट में ऐसे घूमते हुए आपको रास्ते में कुछ EMFs मिले, कितने, 12, ये प्लस, और इधर जो EMF मिला ये -6। तो करंट को ऐसे कैलकुलेट करो, सम ऑफ EMFs EIs डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये ऐसे अपने आप आपको करंट मिल जाएगा। तो आपने करंट ऐसे अस्यूम किया, ऐसे चलिए, +12 एंड -6, तो ये आया +12 -6 डिवाइडेड बाय रास्ते के सारे रेजिस्टेंसेस का सम, तो 1 + 1 + 1 + 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 2 + 2, ये आया। तो ये कैलकुलेशन आपने की है, कितना आ गया, फिर से 1,
एम्पेयर, वो तो आना ही था एक्चुअली। तो ये जो हमने किया है इसी इक्वेशन को लिखने का एक थोड़ा जल्दी वाला तरीका है, दैट्स ऑल, नथिंग ग्रेट अबाउट दिस। ये फिर से 1 एम्पेयर आ गया है। अब अगेन पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने पहले दिया, नथिंग चेंज। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं VC माइनस VA कैलकुलेट करने में, आप VC माइनस VA ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हो, तो A से चलोगे और C तक आओगे और रास्ते के पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड करोगे। ये प्रोसेस हम पहले भी कर चुके हैं कैपेसिटर्स के साथ, यहाँ फिर से करते हैं। A से चले C तक आए और रास्ते के पोटेंशियल डिफरेंसेस हमने ऐड कर लिए। ये क्या आएगा, VC माइनस VA। अब A से चल के C तक आना है, कौन से रास्ते से आना है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रास्ता आपको आसान लगे उस रास्ते से कैलकुलेट कर लो। द पाथ डज नॉट मैटर। इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के केस में पोटेंशियल डिफरेंस के कैलकुलेशन में क्या पाथ से कोई फर्क पड़ता है? पाथ becomes totally irrelevant. So you can take whatever path you like. जो पाथ आपको पसंद हो वो पाथ आप ले सकते हो। जिस पाथ से कैलकुलेशन आसान लगे उस पाथ से कैलकुलेट कर लो। यहाँ तो खैर इस क्वेश्चन में बहुत फर्क पड़ता नहीं है कि आप कौन सा पाथ ले रहे हो। तो VC माइनस VA चाहिए। A से C आना है, यहाँ से आ जाओ या यहाँ से आ जाओ, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। हम यहाँ से चलते हैं, तो ये क्या आया, माइनस 1 इंटू 1 IR, I1 है, R1 है। फिर और बढ़िए आगे, इधर प्लस 12, फिर इधर माइनस 1I है, फिर से 1, और आप पॉइंट C पे पहुंच गए। ये कितना आया, 12 माइनस 2, दैट इज 10 वोल्ट, एंड यू हैव अराइव्ड एट द आंसर। तो ये है सिंगल लूप सर्किट। बेहद आसान होता है सिंगल लूप सर्किट को हैंडल करना। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है स्क्रीनशॉट लेने की before I erase this, and so we now move on to the case of a multiple loop circuit. जैसा मैंने कहा था कि इस वीडियो में मल्टीपल लूप सर्किट्स के मैं दो अलग अलग टेक्निक्स इस वीडियो में सिखाऊंगा, एक टेक्निक अगले वीडियो में होगा। तो मल्टीपल लूप सर्किट के लिए पहली टेक्निक तो कहलाती है मैक्सवेल्स लूप मेथड। कौन सा मेथड? मैक्सवेल्स लूप मेथड। पहला मेथड है मैक्सवेल्स लूप मेथड। अब देखिए मैक्सवेल्स लूप मेथड में क्या किया जाता है, जो भी आपका मल्टी लूप सर्किट होता है, ठीक है, वॉट एवर मल्टीपल लूप सर्किट यू हैव, उसमें आप क्या करते हैं, जो भी मल्टीपल लूप सर्किट आपको दिया गया है उस सर्किट में आप छोटे से छोटे जो लूप्स होते हैं उन सब लूप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। छोटे से छोटा लूप से मेरा क्या मतलब, ऐसे लूप्स आप आइडेंटिफाई करेंगे जिनको फर्दर छोटे लूप्स में ब्रेकअप ना किया जा सके। ऐसे लूप्स आप बनाएंगे जिनमें फर्दर छोटे लूप्स बनाना संभव ना रहे, तो ऐसे लूप्स आप बनाते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल लूप्स, और हर ऐसे लूप में एक करंट आप अस्यूम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हर स्मॉलेस्ट लूप के लिए एक इक्वेशन जनरेट करते हैं यूजिंग द लूप रूल। तो ये प्रोसेस आजमा कर देखते हैं। हर छोटे लूप के लिए एक इक्वेशन आएगी, और n लूप्स हैं तो n इक्वेशंस विद n अननोन्स, आप उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो काफी सिंपल मेथड है, लेकिन अगर इसमें लूप्स ज्यादा हों तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर पे काम करते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अगर उनके 25 लूप्स और 25 इक्वेशंस हैं विद 25 अननोन्स, तो मैनुअली सॉल्व करने में तो पूरी जिंदगी लग जाए।
तो इसलिए वो कंप्यूटर से उसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों के एग्जाम में तो 2 या 3 लूप से ज़्यादा का सवाल आने का चांस बहुत कम रहता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट ए मल्टी लूप सर्किट एंड हमने तो कॉन्सेप्ट समझना है, तो फालतू के लूप्स नहीं लेंगे, 2 लूप्स वाला सर्किट देखेंगे। तो देखो जी, ये हमारा सर्किट 4 ओम का ये रेजिस्टर है, इधर एक ये बैटरी है 16 वोल्ट की, और यहां एक ये 12 ओम का रेजिस्टर है, फिर इधर 8 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम रेजिस्टेंस, और यहां इधर ये क्या है, एक 14 ओम का रेजिस्टर। तो ये एक 2 लूप्स वाला सर्किट मैंने आपको दिखाया। यू कैन सी दिस 2 लूप सर्किट नाउ। तो इस 2 लूप्स वाले सर्किट को आप सब देख पा रहे हो, आई एम श्योर। हैव अ गुड लुक एट दिस सर्किट। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रोसेस डिस्क्राइब किया था, इसमें यहाँ अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं, लेट्स से ये है A B C D E F, और फिर आप आ जाते हो वापस A के ऊपर। तो ये A B C D है, ये सारे पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिए हैं। यहाँ आपको 2 लूप्स के लिए इक्वेशंस बनानी है। एक इक्वेशन बनेगी A B C F A के लिए, और दूसरा F C D E F के लिए। मैं अपना पॉइंट फिर रिपीट कर देता हूं। A B C F A और F C D E F के लिए, इनके लिए इक्वेशंस लिखेंगे। ये जो बड़ा वाला लूप है A B C D E F A, ये पूरा बड़ा जो लूप है, उसके लिए हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे। दैट ओवर कॉम्प्लिकेट्स द प्रॉब्लम। ऐसा लूप जिसमें से फर्दर छोटे लूप्स निकल आए, जैसे ये बड़ा लूप है A B C D E F A, इस बड़े लूप में से तो 2 छोटे लूप निकल रहे हैं, तो ऐसे लूप्स की इक्वेशन नहीं लिखी जाती है। केवल उन लूप्स के लिए इक्वेशंस लिखते हैं जिनमें से फर्दर छोटे लूप्स ना बनाए जा सके। तो ऐसे तो यहाँ 2 ही लूप्स हैं, A B C F A और C F D E F, F C D E F। तो केवल इन 2 लूप्स के लिए हम इक्वेशंस बनाएंगे। करंट अस्यूम करो। इस लूप में मैंने करंट अस्यूम कर लिया है I1, और इस लूप में मैंने करंट अस्यूम किया है I2। तो अब देखो, यहाँ I1 करंट आ रहा है और यहाँ चला गया I2, तो इधर कितना रह गया आने के लिए, I1 माइनस I2। मैंने ये जो जंक्शन है C वाली, इस पर किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई कर दिया है, राइट। तो किरचॉफ जंक्शन रूल यहाँ अप्लाई हुआ, I1 आ रहा है और इधर गया I2, तो इधर के लिए बच गया I1 माइनस I2। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ये किरचॉफ्स करंट रूल या जंक्शन रूल है। तो अब देखिए, ये हमारा सर्किट बन चुका है। अब इसके लिए हम जो ये 2 लूप्स हैं उनकी इक्वेशंस लिखेंगे। पहला लूप जिसकी इक्वेशन हम लिख रहे हैं A B C F A, इस लूप के लिए पहली इक्वेशन आने वाली है। क्या इक्वेशन बनती है और कैसे उसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। दूसरा लूप जिसकी इक्वेशन हम लिखेंगे, लूप 1 इसको बोल दो, दूसरा रहेगा लूप 2, ये लूप 1 है। लूप 2 कौन सा होगा, लूप 2 जिसकी इक्वेशन हम लिखेंगे वो होगा F C D E F। तो एक इस लूप की इक्वेशन लिखेंगे। 2 इक्वेशंस हमारी बनेंगी, उनको फिर हम जो भी अननोन्स आएंगे उनके लिए सॉल्व कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लूप A B C F A। A B C F A के लिए इक्वेशन लिखते हैं। A से चलते हैं B की ओर, तो A से अगर B की ओर जा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये प्लस 16 वोल्ट मिला, तो प्लस 16 वोल्ट, राइट।
प्लस 16 वोल्ट, ये हमें पहले मिलेगा। फिर 4i1 माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। उसके बाद B से C कुछ नहीं है, C से F आ रहा है -12i1 माइनस i2, और F पे आ गए। F के बाद A तक आते हैं, फिर कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको टोटल मिल गया। ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई। आप A से चले थे, वापस A तक आ चुके हैं। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस हैज टू कम आउट टू बी 0, ये तो 0 आना ही है। तो 16 माइनस ये है 16i1, फिर आता है 12i2 प्लस ये है 0। इसको आप फिर से ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हो, 16i1 माइनस 12i2 इज इक्वल टू 16। इन टर्म्स को मैं दूसरी तरफ ले गया तो ये आ गया, और फिर थ्रू आउट अब 4 से डिवाइड भी कर लो। तो 4 से पूरा डिवाइड कर लोगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4i1 माइनस 3i2, और ये किसके इक्वल, इधर भी 4 से डिवाइड किया है, ये आ गया 4। तो ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमें मिल गई है। अब दूसरे लूप के लिए इक्वेशन बनाते हैं। इस लूप की इक्वेशन कैसे आएगी, देखो, F से C की तरफ आए तो आया प्लस 12i1 माइनस i2। C से आगे बढ़ो D की तरफ, तो पहले आएगा, C से D की तरफ आ रहे हैं, पहले आया 8, फिर माइनस 3i2, फिर माइनस 14i2, है ना, इधर माइनस 3i2 माइनस 14i2, लगातार करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, और फिर वापस F पे आ गए। तो टोटल जो आएगा ये आ जाएगा 0। तो फिर से इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो, 12i1 तो केवल एक ही जगह है, तो 12i1 माइनस 12 और माइनस 3 मिला के हो गया 15, और माइनस 14 मिलाया माइनस 29i2, ये प्लस 8, टोटल 0। ये इक्वेशन आई। रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो माइनस 12i1 प्लस 29i2 इसके इक्वल है 8 के इक्वल है। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो माइनस 12i1 प्लस 29i2 इज इक्वल टू 8। ये दूसरी इक्वेशन आई है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, और इन दो इक्वेशंस के अंदर अननोन क्वांटिटी कितनी कितनी है, 2 अननोन क्वांटिटी हैं, i1 एंड i2। 2 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं। सॉल्व करने में कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। देखिए, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो जी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। 29i2 माइनस 9i2 हो गया 20i2, और ये कितना आ गया, 8 प्लस 12 20। तो i2 आपको मिल गया। i2 क्या आया, i2 आया है 1 एम्पेयर, और इसके अलावा अब i1 भी चाहिए, तो किसी भी एक इक्वेशन में i2 सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ i2 की ये 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 इंटू 1, तो ये -3 है इधर, इस -3 को दूसरी तरफ भेज देते हो तो हो गया 7। तो i1 क्या आ जाएगा, i1 आ जाएगा 7/4 एम्पेयर। और जो बीच वाली ब्रांच है, ये जो बीच वाली ब्रांच है, इसमें i1 माइनस i2 करंट है, तो i1 माइनस i2 ये भी आपका आ गया। इसमें से आप 1 घटा लीजिए तो 3/4 एम्पेयर आ गया। अब करंट्स आ गए हैं, तो कोई भी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान होता है। सो ये हमने
पढ़ा, ये सीखा मैक्सवेल्स लूप मेथड। कौन सा मेथड है? मैक्सवेल्स लूप मेथड। इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक मेथड। स्कूल के एग्जाम्स में तो आप यही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई और मेथड यूज करना एडवाइजेबल नहीं है। आई थिंक टीचर्स हु चेक बोर्ड एग्जाम्स डोंट लाइक you going away from the most basic methods, so you use only this. फिर इसके बाद अब हम अगला एक और मेथड पढ़ेंगे जिसको कहते हैं नोडल एनालिसिस। तो नेक्स्ट वन इज नोडल एनालिसिस। यही सवाल रहेगा, इसको हम नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन यही है। मैं सॉल्यूशन इरेज कर रहा हूं और इसको अब करेंगे नोडल एनालिसिस के इस्तेमाल से। तो देखो नोडल एनालिसिस क्या होता है, दैट इज अवर नेक्स्ट मेथड। तो जैसे कि इसका नाम ही आपको बता रहा है, नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस में क्या होगा? नोड्स का एनालिसिस होगा। तो वी विल बी एनालाइजिंग नोड्स नाउ। तो देखिए अब, लेट मी कंप्लीट दिस सर्किट अगेन। तो ये सर्किट है। अब हम देखेंगे नोड्स। अब नोड क्या होता है? व्हाट इज ए नोड? ए नोड इज ए लोकेशन और अ पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा वायर्स को कनेक्ट किया गया। अब यहां देखो, दो या दो से ज्यादा वायर्स कहाँ कनेक्टेड हैं? एक तो पॉइंट सी पे, एक पॉइंट एफ पे। इसके अलावा कहीं भी दो वायर्स या उससे ज्यादा वायर्स का कोई जॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो एक जॉइंट सी पे है, एक जॉइंट एफ पे है, इनके अलावा कहीं कोई जॉइंट नहीं है। सो सिंस देयर आर नो जॉइंट्स एट सी एंड एफ, since there are no joints other than C and F are the only nodes. अब नोड्स में क्या करते हैं? नोड्स के केस में हम ये करते हैं कि कोई एक नोड को हम रेफरेंस नोड मान लेते हैं, और जिसको रेफरेंस नोड मान लेते हैं उसकी अर्थिंग अस्यूम कर लेते हैं। इट इज ओनली अस्यूम्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका पोटेंशियल फिर हो गया 0, और बाकी नोड्स के पोटेंशियल्स V1, V2, V3 ऐसे अस्यूम कर लेते हैं। यहाँ तो एक ही नोड बची है तो उसका पोटेंशियल हमने मान लिया V। तो इन नोड्स के पोटेंशियल्स क्या क्या हो गए जी? इसका पोटेंशियल तो हुआ 0, इस नोड का पोटेंशियल है 0, और इस नोड का पोटेंशियल है V। करेक्ट? अब पोटेंशियल्स तो आपने कर लिया अस्यूम, अब करंट्स भी अस्यूम कर लो। करंट्स क्या क्या आएंगे? देखो करंट्स आएंगे, यहां पर लेट्स से I1 आ गया, यहां आया I2, और यहां आया I3। अब तीनों करंट्स जंक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है एक्चुअली। इनमें से कोई ना कोई करंट्स जरूर नेगेटिव आएंगे, मतलब ये अस्यूम की हुई डायरेक्शंस हमारी गलत आ जाएंगी। कुछ करंट्स एंटर करेंगे, कुछ बाहर निकलेंगे। यहाँ तो सारे ही एंटर कर रहे हैं, तो संभव ही नहीं है। तो कुछ इनमें से नेगेटिव आएंगे। अब बाहर निकलने वाले नेगेटिव आ जाएंगे और अंदर एंटर करने वाले पॉजिटिव, और इनका सम क्या आ जाएगा? क्योंकि एंटर करने वाले और बाहर निकलने वाले करंट्स बराबर होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव करंट्स का सम 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव करंट्स और नेगेटिव करंट्स का मैग्नीट्यूड्स का सम, इनके पॉजिटिव करंट्स के मैग्नीट्यूड्स का सम और नेगेटिव करंट्स के मैग्नीट्यूड्स का सम बराबर है। तो उनका अगर हम टोटल लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये है 0। मैं अपना आर्ग्यूमेंट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इनमें से कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। एंटर करने वाले पॉजिटिव हैं और बाहर निकलने वाले नेगेटिव हैं, लेकिन एंटर करने वाले और बाहर निकलने वाले करंट्स बराबर होते हैं। तो पॉजिटिव करंट्स और नेगेटिव करंट्स बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उनका सम 0 आ जाएगा। राइट? तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये 0 आ जाना चाहिए। अब हम तीनों ब्रांचेस के लिए जिनमें हमने I1, I2 और I3 करंट्स अस्यूम किए हैं,
तीनों ब्रांचेस के लिए इक्वेशंस बनाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, और किसी भी रास्ते से F से C तक आते हो, F से अगर C तक आओगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट F, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, V आएगा। यहाँ V है और यहाँ 0 है तो V माइनस 0, VC माइनस VF क्या आया, F से चले C तक आए, रास्ते के पोटेंशियल डिफरेंसेस कैलकुलेट किए तो VC V माइनस VF 0 क्या आ गया, V आ गया। तो VC माइनस VF V के इक्वल आ जाना चाहिए। आप ये पाथ लें, ये पाथ लें या ये पाथ लें, इट डज नॉट मैटर विच पाथ यू आर टेकिंग। तो हम इन अलग अलग पाथ्स के लिए इक्वेशंस लिखेंगे और हर पाथ के लिए हमारी एक इक्वेशन आएगी। देखिए क्या क्या इक्वेशंस आती हैं। पहले हम FABC के लिए लिखते हैं। FABC की इक्वेशन आएगी, देखिए F से चले कुछ नहीं, +16, इधर बैटरी के अक्रॉस +16, फिर इधर -4I1 और ये किसके इक्वल, V। तो यहां से I1 के लिए सॉल्व कर लो जी। I1 कितना आ गया, I1 आ जाएगा 16 minus V by 4. Call this equation 1. Sorry, 16 minus V by 4, ये इक्वेशन आई है, करेक्ट। अब FABC की इक्वेशन आ गई। दूसरी FC, F से सीधे C पर आ रहे हैं तो क्या आया, -12I2, केवल यही है, दिस इज V माइनस 0, यही V है। तो I2 क्या आया, -V/12, ये है इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी इक्वेशन कौन सी आएगी, तीसरी इक्वेशन आने वाली है FEDC। FEDC की इक्वेशन क्या है, देखो इधर से आओ, यहां से आप आए इधर, -14I3 -3I3 फिर -8 और सब मिला के V के बराबर। फिर से सॉल्व किया जाए तो ये 17I3 है, तो I3 जो आया ये आ गया -V+8/17, ये इक्वेशन 3 आई है। अब याद रहे I1 + I2 + I3 ये 0 है, ये इक्वेशन 4 हुई। तो ये 4 इक्वेशंस आपके पास हैं, 4 अननोन्स हैं, I1 I2 I3 और V, तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। ये I1 I2 I3 की वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो। I1 कितना, 16 - V/4, I2 कितना, -V/12, I3 कितना, -V+8/17 और सब मिला के कितना, 0। अब ये इक्वेशन जो है इसको मैं अगर V के लिए सॉल्व करता हूं तो वो सॉल्यूशन मैं स्किप कर रहा हूं, अननेसेसरी लंबी कैलकुलेशंस इसमें हैं थोड़ी सी, वो कैलकुलेशंस पे हमारा फोकस नहीं, कैलकुलेशंस मैंने कर रखी हैं पहले से। ये V को सॉल्व करके जो आता है ये आ जाता है 9 वोल्ट। ये V कितना आ गया है, 9 वोल्ट। और अब अगर V 9 वोल्ट है तो देखो जी I1 कितना आया, I1 आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ V को, यहाँ 9 सब्स्टिट्यूट किया, क्या आ गया I1, ये आया 7/4 एम्पेयर। और ये आंसर हम मैक्सवेल्स लूप मेथड से भी कैलकुलेट कर चुके हैं। दूसरा I2, V कितना, 9, तो ये क्या आ गया, -9/12 -3/4 एम्पेयर। 3/4 एम्पेयर हम
मैक्सवेल लूप मेथड से भी कैलकुलेट कर चुके हैं और माइनस आया है। माइनस आने का मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शन हमने नीचे से ऊपर की तरफ अस्यूम की थी गलत थी, करेक्ट डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और लास्टली I3, V की जगह 9 पुट करो, 9 + 8 17/17 1 एम्पेयर, लेकिन माइनस, तो ये कितना आया, I3 आ गया -1 एम्पेयर। माइनस का मतलब अस्यूम की हुई डायरेक्शन के ऑपोजिट, और मैग्नीट्यूड 1 तो हम कैलकुलेट कर चुके थे मैक्सवेल्स लूप मेथड के इस्तेमाल से भी। सो ये हमने कौन सा मेथड सीखा है? इस मेथड का नाम होता है नोडल एनालिसिस। क्या नाम है इसका? नोडल एनालिसिस, क्योंकि हम नोड्स का एनालिसिस करते हैं। सो यू कॉल इट नोडल एनालिसिस। फंडामेंटली देखें तो ये मैक्सवेल्स लूप मेथड से अलग नहीं है, लेकिन सुपरफिशियली देखने पर काफी अलग लगता है। तो एक मेथड इसमें और भी होता है जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नेटवर्क थ्योरम होती है। उस नेटवर्क थ्योरम का नाम है बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम जो है उसका इस्तेमाल करके हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आगे सीखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। As I had promised, there will be 2 methods taught in this one. In the next one, I will be taking up Thevenin's method as well. तो Thevenin's method अगले वीडियो के लिए, इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। Bye bye for now. Hope you enjoyed this video as much as I enjoyed doing this. आप लोगों ने इस वीडियो को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने इसको शूट करते हुए एंजॉय किया। डू लाइक द वीडियोस from this channel and share them as much as possible among your friends. Increase your own competition, but all the same, spread the joy of learning. Learning of the subject the way it should be learned. रट्टेबाजी और फॉर्मूलेबाजी से दूर हटके फिजिक्स को फिजिक्स की तरह कैसे पढ़ना चाहिए, that is the message of this channel. So the very best to all of you. Keep learning, keep enjoying. Do like, share and subscribe to this channel. Bye bye for now. Let's meet again for our next video.